जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कलीम सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ पे होने वाला आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। और सारे का सारे सवाल जो यहाँ पे आज जो है वो एमसीक्यूज के रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव में होने वाले हैं। ठीक है। और सारा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझने और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हमारा। ऐसे यहाँ पे हम टॉपिक वाइज लेकर के आए हैं, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। जैसे पहले संयोजन क्रिया से हमने शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है ना, उसे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है बाबू कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है उसके बारे में बताइए। एक पदार्थ दो या अत्यधिक भागों में टूटता है, तो नहीं, ऐसा तो गलत है। दो या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल ऐसा सही लग रहा है। यही दो यौगिक के आयन आपस में बदलते हैं, एक तत्व किसी अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संयोजन का मतलब ये होता है सर कि जब दो तत्व या दो यौगिक जो होते हैं आपस में जब क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तब संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा ए वाला, बी वाला। ठीक है ना। आंसर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बी वाला। और आगे चले इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का जो है सर है ना वो उदाहरण है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दो भागों में टूटा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जल और ऑक्सीजन जो है सर है ना वो मिल करके क्या बनाया है ना, तो जल ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाता है। ठीक है ना, H2O बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है AgNO3 NaCl, है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि ध्यान से रखिए, AgNO3 यहाँ से NO3 निकल करके सोडियम के साथ चला गया है, और Cl जो है यहाँ से निकल कर NaCl के साथ में, Ag के साथ में, है ना। अब फिर तीसरा में देखते हैं तो फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ में, है ना। तो यहाँ पे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को जो है ना वो विस्थापित, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संयोजन का मतलब अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि यहाँ पे क्या चीज होता है संयोजन में होता है दो या अधिक पदार्थ जो होते हैं आपस में मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं। तो हुआ क्या है बाबू यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा हमारा कि जल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के है ना क्या बना रहा है, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बना रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये सारा प्रश्न है जो ना बाबू वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में ना। ये बार बार कई बार जो है ना रिपीटेड प्रश्न है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग इन सारे प्रश्नों को पहले से इतना बेहतर तैयार कर लें कि अगर एग्जाम के अंदर में ये आ जाए तो आसानी से हम इसे बना सके। ठीक है। और सेशन अगर आपको पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएँ वो आप तक जल्द से जल्द जो होता है ना वो पहुंच पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर कौन सा पदार्थ जो है ना वो बनेगा, इसके बारे में पूछा गया। तो देखो बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना CaO होता है। ठीक है ना, CaO होता है। ठीक है। अब CaO जो होता है इसको पानी के साथ H2O के साथ जब मिलाइएगा तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ध्यान रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है ना, बी वाला ऑप्शन है। कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। आप चौथा प्रश्न जो है यहाँ पे है ना, हम बोले ना कि सारा जो है टॉपिक वाइज है। यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया से जो शुरू होने वाला है, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है वो बताइए। तो संयोजन में क्या होता है, दो तत्व यौगिक जो होते थे वो आपस में मिलते थे। तो अपघटन में क्या होगा भैया, अपघटन में जो होगा एक पदार्थ, है ना, एक पदार्थ जो होगा वो टूट करके दो या उससे अधिक नए यौगिक जो है ना वो बना सकते हैं। जैसे देखिए पीछे में आपको एक सवाल दिया गया था यहाँ पे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ए में देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या हुआ यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, तो दो या अधिक यौगिकों में टूट रहा है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विघटन। तो यहाँ पे अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा वो 4 है। ठीक है, यहाँ पे समझिए। तो अपघटन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, एक पदार्थ जो है टूट करके दो या अधिक नए पदार्थों में बनाएगा। ठीक है ना, बढ़ जाएगा। तो आंसर ए जो हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी अपघटन अभिक्रिया वो बताइए यहाँ पे। ठीक है। तो CaO है, CaO प्लस में H2O जो है अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्लोराइड
पोटेशियम क्लोराइड कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो रहा है सर कि ये जो है ना दो भागों में टूट रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जल के HCl यानी कि अम्ल के साथ मिल करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिल करके NaCl और जल, ये दो भागों में क्या होता है, टूट जा रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज, अलग अलग यौगिक जो है ना वो बना रहा है। जिंक जो है सर है ना कॉपर सल्फेट समेत अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है क्या सर, अपघटन अभिक्रिया। अभी जस्ट पता है अपघटन में क्या होगा कि कोई भी यौगिक जो होगा वो टूट करके, है ना, दो या दो से अधिक, है ना, मतलब एक या एक से अधिक भागों में क्या होगा सर, है ना, वो जा करके टूट चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। छठा में कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, चलिए वो बताइए। तो विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा, है ना, डायरेक्ट देखिए ऑप्शन ए वाला ही सही दिख रहा है हमको, कि एक तत्व जो है किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से ना विस्थापित करने का काम करेगा, है ना। कोई भी जो है एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक के साथ में विस्थापित करने का काम करता है, ठीक है ना, तब विस्थापन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है ना विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो AgNO3 NaCl नहीं होगा ये, FeSO4, हाँ देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा कि फेरस जो है बाबू, ठीक है ना, फेरस यानी लोहा कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर जो कम क्रियाशील, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्रियाशीलता श्रेणी को देखें तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्रियाशील होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे वाले कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे फेरस जो है ना वो कॉपर से ऊपर आता है, तो कॉपर कम क्रियाशील और फेरस ज़्यादा है। तो फेरस ना कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद जुड़ करके फेरस सल्फेट बना लेता है, और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 का, बी वाला, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं, द्विविस्थापन को समझते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है उसमें क्या होता है इसके बारे में कहा गया। तो दो तत्व आपस में स्थान बदलते, बिल्कुल बात है ना, दो तत्व जो होते हैं वो आपस में स्थान को बदल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा हो गया यहाँ पे, जैसे हम जो है ना आपके स्थान पे चलेगा और आप हमारे स्थान पे चले आए, तो इसी को बोलते हैं बेटा, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते इसके बाद 9वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा जब बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2 को सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के साथ में मिलाया जाता है तो कौन सा अपक्षेप बनेगा, यानी अपक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। तो कौन सा अपक्षेप जो है बनेगा, तो देखिए एक जो है ना वो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। दूसरा सर Na2SO4 है, Na2SO4 है ना। तो क्या बनेगा बाबू, तो यहाँ से निकल करके, है ना, और ये जो होगा SO4 के साथ में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, है ना, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बी वाला आंसर जो हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीकरण में जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, या ऑक्सीजन की हानि होती है। तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते इसके बाद 11 में कह रहा है कि ऑक्सीकरण अपचयन में होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, ठीक है, या ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, दोनों जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं, ठीक है। आगे चले, है ना, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम कहते हैं। अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण से होती है, ऑक्सीजन के कारण से होती है, नहीं बाबू ऐसा नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है, SO2 और NO2 के कारण से होता है, ठीक है, यह हाइड्रोजन के कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड वगैरह जो होते हैं ये अम्लीय वर्षा में मुख्य भूमिका जो है ना ये लोग निभाते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं इसके बाद 13वां प्रश्न को देखते हैं। और ध्यान रखना बाबू कि अगर आपको सेशन ना पसंद आ रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ना शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आप ही के लिए बना रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ना बेहतर से बेहतर जो है ना वो कर पाएँ, ठीक है। इसलिए सेशन को लाइक कीजिए, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में कोई दिक्कत है तो कमेंट में उसे लिख करके बताइए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से जो है ना वो कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हम मोटिवेट होंगे, अच्छे काम करेंगे और आप ही के लिए काम करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे कि और बेहतर तरीके से जो हो सकता है वो हम कर पाएँ, ठीक है। तो आपसे जितना हो पाता है कम से कम, है ना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना जो है आप हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 13 में। जंग लगने की प्रक्रिया को हम रोकना चाहते हैं, तो बोले रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताइए, है ना। तो देखिए ऑक्सीजन की मात्रा को घटाना, ये तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोहे पर ग्रीस या पेंट लगाना आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल यही वाला आंसर होगा। लोहे पर पानी में डुबा के से लोहे पर अधिक तापमान, तो आंसर बी वाला जो हो जाएगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 में आते हैं। 14 में कह रहे हैं कि धातु क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु जो है ना बाबू वो कौन सी है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। देखिए सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा हो जाता है, पोटेशियम। ठीक है ना, सबसे ऊपर में होता है क्रियाशीलता श्रेणी में। ठीक है ना। अम्ल क्षार लवण अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो उसमें उस चैप्टर में आपको क्रियाशीलता श्रेणी बताया गया होगा। तो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से ऊपर जितना देखिएगा क्रियाशील होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है ना वो पोटेशियम होता है। कौन होता है, पोटेशियम। चलिए 15वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु क्रियाशील श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित नहीं है, यानी देखिए हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से ऊपर जो है ना वो नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। तो क्या लगता है आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा। ठीक है, सी यानी कि तांबा, तांबा जो होता है और आपका सिल्वर जो है ना, ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन के नीचे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला संचारण से सवाल है कि संचारण रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है ना वो अपनाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या ऑक्सीकरण करना पड़ता है, गैल्वे गैल गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, है ना, जल में डुबोना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। तो ध्यान रखना बाबू, है ना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, बी वाला प्रक्रिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते इसके बाद, जंग का मुख्य घटक कौन सा है, मेन घटक जो होता है इनमें से, है ना, वो कौन सा है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है आपको वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, आराम से दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जंग का मुख्य घटक, यानी जब जंग लगता है तो जंग का सूत्र जो है ना हम वो क्या लिखते हैं। ठीक है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ए वाला। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। अगला है विद्युतीय अपघटन से सवाल है आपका 18 वाला। विद्युतीय अपघटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या हम धातुओं के निष्कर्षण के लिए करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए, लकड़ी बनाने के लिए, गैस सिलेंडर में भरने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, धातुओं का निष्कर्षण में हम विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ताकि हम उसका जब शोधकरण का काम होता है, ठीक है ना, तो धातुओं को निष्कर्षण के लिए, धातु को अयस्कों से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत का अपघटन किया जाता है। 19 में आते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि जल के वैद्युत अपघटन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी जल को जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, यानी कि जल का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल को आपस में मिलाते हैं तो जल बनता है। ठीक है, अब उसमें अगर हम वैद्युत यानी करंट को डाल दें तो जल और ऑक्सीजन जो होगा दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते इसके बाद, अगला 20वां प्रश्न जो है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस जिम्मेवार है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो फटाफट अगर करवा दें हम आंसर को, तो बी वाला हो जाएगा, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अगला चलते इसके बाद, है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि बता दिया गया यहाँ पे कि ऐसा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से जिम्मेवार जो होते हैं ये दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न है 21 में, ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो सभी को पता है सर, है ना, कि श्वसन जो होता है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है ना, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। 22 में आते हैं, 22 में कह रहा प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सी गैस अवस्थित होती है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या तो फिर सर हाइड्रोजन। तो मुख्य रूप से हम देखें तो चार तत्व होते हैं इसमें। ठीक है ना, अब चार तत्व कौन कौन से हैं आप लोग बढ़िया से इसे याद कर लीजिए। जल होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रकाश के लिए कि सूरज का प्रकाश होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल। तो ये चार जो होते हैं मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं। लेकिन गैस में पूछा गया आपसे, ठीक है ना, तो गैस में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो होता है उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, बाय प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन इसके बाद समझते हैं 23 में कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी सीधा सा कह रहा है रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते ही क्यों है ना, तो ताकि अभिक्रिया आकर्षक लगे, बढ़िया लगने के लिए नहीं, बढ़िया लगने के लिए हम लोग नहीं करते ऐसा,
ठीक ताकि पदार्थ का संरक्षण का नियम बना रहे। बिल्कुल सही बात है ना, है ना। लॉ ऑफ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, यानी कि पदार्थ का जो संरक्षण का नियम लागू होता है वो तत्वों का परमाणु संख्या बराबर होने के कारण से होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं, तब जाकर के वो संतुलित हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 में कह रहा है संतुलित समीकरण में क्या जो होता है सर वो बदल जाता है। ठीक है, पदार्थों का नाम, गुणांक, उपलिखित या तो अभिक्रिया का प्रकार। तो देखिए बदलता बस यही है कि उसका गुणांक जो होगा ना, जैसे संतुलित आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास H2 है, ठीक है, H2 है प्लस में O2 है। अब इसे जब हम लोग संतुलित करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखाता है ना। जब है ना यहाँ पे जब यहाँ पे जब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो जाता है 4। जब हाइड्रोजन 4 हो जाता है तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ता है, 4 लिखना पड़ता है। तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे क्या बदला है, गुणांक बदला है। तो यही आपसे कहा गया था। अगला है 25 में, रासायनिक समीकरण में गैस के उत्पादन को दर्शाने के लिए कौन सा संकेत का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ISG या AQ। तो देखो बाबू, अगर हम बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड को हम ऑप्शन ए से दिखाएंगे। अगर कोई सॉलिड है यानी ठोस है, ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, यौगिक है, तो उसे हम एस से दिखाएंगे। ठीक है, अगर गैसीय अवस्था में है तो जी से दिखाएंगे, और विलयन के रूप में है तो ए क्यू से दिखाएंगे। और आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे गैस के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है ना, तो गैस के बारे में ही पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 26 में। 26 में कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके बारे में बताना है। जल का वाष्पीकरण है, या कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया है, अमोनियम क्लोराइड का घोल में घुलना, बर्फ का पिघलना। तो जल का वाष्पीकरण से तो ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी पूछा गया आपसे। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया, जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल H2O को आपस में अगर मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और वो जो है सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, 27 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो है ना ऊष्मा शोषी है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो जल का वाष्पीकरण, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, या तो फिर कह रहा सर है ना लकड़ी का जलना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा है ना जल का वाष्पीकरण, क्योंकि आपको पता है कि जब जल का वाष्पीकरण करते हैं तो बाहर की ऊष्मा जो होती है ना वो अंदर आती है। ठीक है ना, तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते इसके बाद, अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा स्मारक है, कुतुब मीनार, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, या ताजमहल। यानी इनका कहने का मतलब है ना क्वेश्चन का, है ना, देखिए इसी प्रकार के सवाल ना आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसा ही रहता है बाबू। ठीक है ना, बस थोड़ा सा ऑप्शन और क्वेश्चन का जो तरीका होता है ना थोड़ा सा, है ना, वो घुमा दिया जाता है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पूछना ये चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो किसको पड़ा है। कुतुब मीनार को अम्लीय वर्षा से ज़्यादा नुकसान हुआ है, चार मीनार को हुआ है, या गेटवे ऑफ इंडिया को हुआ, तो ताजमहल का हुआ। तो देखिए ताजमहल में कहा जाता है बेटा है ना कि इसको सुंदरता के लिए बनाया ही गया है। ठीक है ना, बढ़िया से कलर है ना, मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो ताजमहल को हुआ है। ठीक है ना, ऐसा। अगला चलते 29 में, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होते हैं। तो ये कई बार जो है ना क्वेश्चन आ चुका है, तो आसानी से आप लोग इसका बता सकते हैं आंसर, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, SO2 और NO2, है ना, आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सी गैस जो होती है वो अवशोषित होती है। तो डायरेक्ट बता देते हैं इसका आंसर, सभी को पता है, ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है बाबू। जल के वैद्युत अपघटन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जल को अगर हम तोड़ेंगे, है ना, तो उसमें दो गैस निकलेगी, एक जो हो जाएगा हमारा सर हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए वाला जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 में कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब कह रहा है कि जल का जब वैद्युत अपघटन करेंगे
तो कैथोड पर ना कौन सी गैस जो है ना वो निकलेगी उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कैथोड पर कौन सा गैस जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है ना, कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, आगे चलते इसके बाद 33 में आते हैं। 33 में कह रहा है कि श्वसन में कौन सा प्रमुख यौगिक जो है ना वो टूटता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। प्रोटीन, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो श्वसन जो है सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। अगला है इसके बाद कि क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो यहाँ पे सोना दिया बा, चांदी दिया, पोटेशियम, तांबा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है ना, यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा ये सब कम क्रियाशील, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं ये सब। आगे चले, निम्नलिखित में कौन सी धातु क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। तो चेक कीजिए, सोडियम ऊपर होता है, जिंक भी ऊपर होता है, लोहा भी ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तांबा नीचे होता है। तो ऑप्शन डी वाला ही जो हो जाएगा सर वो आंसर सही हो जाएगा 36 में। आगे चलिए इसके बाद 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37 में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो है ना वो विस्थापन अभिक्रिया है, इसके बारे में आपको बताना है। समीकरण को चेक कीजिए और विस्थापन अभिक्रिया बताइए। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ में मिल करके क्या बना रहा है सर? यहाँ पर जिंक, सल्फेट और कॉपर, तो विस्थापन तो लग रहा है यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयन है, यहाँ पे संयोजन है और यहाँ पे अपघटन है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बाबू है ना ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इसका रहा, जब चूने के पानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो क्या बनता है ना। तो चूने का पानी जो होता जब चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो वो बेटा है ना कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 38 के बाद आते हैं आप 39 में। 39 में कह रहा है कि लोहे में जंग किसके कारण लगती है ना। ऑक्सीजन और पानी, हाइड्रोजन और अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। तो अगर हम आंसर को देखें तो आंसर ए ही राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन और पानी के कारण से। ठीक है ना, कह रहा जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। संक्षारण रोकने के लिए कौन सी विधि पाई जाती है? इससे पहले हम आपको बता चुके, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से फटाक से बताइए। तो लोहे पर ग्रीस या पेंट वगैरह जो होगा बाबू वो लगा दीजिएगा, तो जंग जो होगा वो ना नहीं लगेगा, बच जाएगा। 42 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संक्षारण से प्रभावित नहीं होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा है ना जंग वंग का। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कौन सा संकेत परिवर्तन को दर्शाता है? रंग परिवर्तन, गैस का उत्पादन, ताप में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा है ना, डी हो जाएगा सभी सारी चीजें। 44 में आते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? गैस की उत्पत्ति होती है, द्रव जो है वो बनता है, ठोस अवक्षेप बनता है, कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। तो अवक्षेप के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आंसर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है खट्टे फलों के साथ धातु के संपर्क से कौन सी गैस जो है ना वो उत्पन्न होती है? खट्टे फलों के साथ धातु के संपर्क से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो धातु है तो हाइड्रोजन गैस है ना, क्योंकि धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा है ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 46 में आते हैं। दही जमने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू है ना। यानी दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। आगे चले। रसोई घर में एलपीजी जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एलपीजी जलेगा तो भैया है ना ऐसा थोड़ी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब निकलेगा। हमारा आंसर राइट सबसे अच्छा जो हो जाएगा वो कार्बन डाई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला चलते इसके बाद 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट का जल में टूटना, तो जल में टूटने के बाद क्या ऊष्मा देता है? कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना जल से अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनावेगा और उसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा है ना। जैसे आप चूना लाते हैं, अब चूना को पानी में डाल करके देखिएगा। ठीक है ना, उसमें से वो खौलना स्टार्ट हो जाएगा, भाप निकलेगा। ठीक है, तो वो कौन सा अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जबकि ऊष्माशोषी में आपको अभिक्रिया ही करवाना पड़ेगा ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा दे करके, इसलिए उसको ऊष्माशोषी, ऊष्मा लेती है वो है ना, जबकि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 48 के बाद 49 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसके बारे में अब देखो ध्यान से बताइएगा। लकड़ी का जलना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया,
अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, प्राकृतिक गैस का जलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अमोनियम क्लोराइड का अगर जल में घोलिएगा ना तो उसमें देना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आते हैं आगे 50 में। कौन सी क्रिया ऊर्जा को अवशोषित करती है? ईंधन जलना, कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया करना, बर्फ का पिघलना या खाना बनाना, है ना। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना, खाना को बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो थे वो सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के, है ना, बोर्ड एग्जाम के अगर तहत हम देखें तो सारे का सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन को ध्यान से देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।